नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री और टॉपिक होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखे होंगे हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, जस्ट फ्यू सेकंड में हाइलाइटर ऑन कर लूँ। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसमें देखेंगे पल्लव राजवंश। प्रारंभिक पल्लव शासकों का उल्लेख उनके प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक अभिलेखों में मिलता है। इस वंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। कब हो रहा था? सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का अर्थ पत्ता या पान है। पल्लव का अर्थ पत्ता या पान है। ये शासक ब्राह्मण थे, किंतु अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। इस वंश की जो देखेंगे संस्थापक ये वापदेव 3री से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सदी में था। वापदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तांडे मंडलम पर शासन किया था। सहिष्णु आदि पुरुष एवं इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला पॉइंट है पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। अगला पॉइंट है सिंह विष्णु को औनीसी एवं सहिष्णु पोत्रायण के नाम से जाना जाता है। इनके दरबारी लेखक भारवी ने किरातार्जुनियम की रचना की। इसमें अर्जुन एवं किरात या शिकारी की कहानी है। सिंह विष्णु धर्मानुयायी वैष्णव धर्म थे। उसके समय मामलापुरम में वाराह मंदिर का निर्माण हुआ। इसी के समय में मामलापुरम में वाराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की हार वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र से मिलती है। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की हार वेल्लूर पलायम ताम्रपत्र से मिलती है। अगला पॉइंट है महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका सेशन था 600 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र एवं पल्लव वंश का महान शासक था। आगे देखेंगे हम लोग, ये महान शासक था। देखेंगे कवि एवं संगीतज्ञ भी था। इसने मत विलास एवं गुणभर उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मत विलास एवं गुणभर की उपाधियां ग्रहण की थी। ये युद्ध एवं शांति में समान रूप से महान थे। इसने मत विलास प्रहसन हास्य ग्रंथ की रचना की। इसे भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना है। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं कापालिकम पर व्यंग्य किया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली। इसने शैव संत अपर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण किया। अगला पॉइंट है महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य को 3 युद्धों में पराजित किया। यह जानकारी कुर्रम अभिलेख से मिलती है। यह जानकारी कहाँ से मिलती है? कुर्रम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामलापुरम नगर बसाया, जो महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। इसने मामल एवं वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसने देखेंगे तो मामलम एवं वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसका सेनापति सीतोंड था। अगला पॉइंट देखेंगे महाबलीपुरम एकास्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। एकास्मक रथों का निर्माण देखेंगे हम लोग तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ है ना। अगला है रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। तथा सबसे बड़ा धर्मराज रथ एवं छोटा द्रौपदी या अर्जुन रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है।
जिसमें किसी प्रकार का आप देखेंगे तो अलंकरण नहीं है। और देखेंगे सबसे बड़ा धर्मराज रथ एवं छोटा द्रौपदी या अर्जुन रथ है। अगला पॉइंट है महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वाधिक प्रथम, देखेंगे महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था, सर्वप्रथम बंदरगाह था, ठीक है। उसके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांचीपुरम गया एवं कांची के लोग विधा प्रेमी उत्साही एवं सत्यवादी थे। अगला पॉइंट है सर्वमान का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से ईश्वर वर्मन का प्रस्तर अभिलेख जौनपुर से ईशान वर्मन का पाषाण अभिलेख हड़ा से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म का मतानुयायी था। इसने अत्यंत काम रणंजय लोकादित्य गुण भजन उग्र दंड एवं विधा विनीति की उपाधियां धारण की। मामलापुरम में गणेश मंदिर बनवाया। मामलापुरम में देखेंगे तो गणेश मंदिर इसने बनवाया। अगला पॉइंट है नरसिंह वर्मन प्रथम ने सिहली द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे एवं श्रीलंका विजय कासाकुडी ताम्रपत्र एवं महावंश में मिलता है। कासाकुडी ताम्रपत्र एवं महावंश में मिलता है। अगला पॉइंट है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सी 680 से 720 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसके समय काल एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम में सोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। सोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। संस्कृत के लेखक दंडनी रचना 10 कुमार चरित, इसकी रचना 10 कुमार चरित। संस्कृत लेखक दंडनी उसकी राज्यसभा में थे, इनकी राज्यसभा में संस्कृत लेखक दंडनी थे और इनकी रचना 10 कुमार चरित है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसी संकट भक्त आगम प्रिय उपाधियां थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसी संकट भक्त एवं आगम प्रिय उपाधियां थी। उसने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में विहार निर्मित करवाया। अगला पॉइंट है परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अगला पॉइंट है कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया। शैव मतानुयायी थे। कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर एवं बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। अलवार उसके समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था ये। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से हुआ। हम देखेंगे तो दक्षिण में वैष्णव आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले पल्लवों के राज्य से हुआ तथा उसके बाद में दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लवों का शासन नैनारों एवं अलवारों के भक्ति आंदोलनों हेतु प्रसिद्ध था, है ना। देखेंगे हम लोग पल्लवों का जो शासन था वो नैनारों एवं अलवारों के भक्ति आंदोलन हेतु प्रसिद्ध रहा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे संगम युग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनिसेंट हिस्ट्री का, है ना, जिससे बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। देखेंगे संगम युग। संगम का समय काल 1ली से 3री शताब्दी तक है। संगम का अर्थ साहित्यकारों की सभा यानी परिषद या संघ, मतलब संघ का मतलब मंडली होगा। सभा यानी परिषद, संघ यानी मंडली, ठीक है। पिंक बॉक्स देखेंगे राम शरण शर्मा के अनुसार संगम काल 3री से 6ठी शताब्दी है। 3री से 6ठी शताब्दी है। अगला है तमिल साहित्य का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम हुए एवं संगम साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे प्रथम संगम स्थान मदुरै या मदुरई
मदुरई या मदुरई अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने किया था। अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे हम लोग 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि 4499 लेखक इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होते हैं। देखेंगे इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। आगे देखेंगे हम लोग अगस्त्य ऋषि एवं ब्रह्मांड कौंडिन्य को वैदिक परंपरा आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। अगस्त्य ऋषि को एवं ब्रह्मांड कौंडिन्य को वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। अगला पॉइंट है द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम वर्तमान अलवय समुद्र में विलीन, ये समुद्र में विलीन हो चुका है। देखेंगे द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और इनकी मृत्यु के पश्चात तोल्कापियड का कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकारी अध्यक्ष। इसमें 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य 3700 कवि थे। आगे देखेंगे हम लोग तोल्कापियर ने तोल्कापियम की रचना की जो तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है नल ईड़ा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद में किया गया है। इसके 3 भाग हैं। पहले हैं आपको इलुथु जिसमें वर्ण विचार है, सोल वाक्य विचार, पाडुल वस्तु। ध्यान रखेंगे। देखेंगे तृतीय संगम स्थान उत्तरी मदुरै अध्यक्ष नक्कीड़र। तमिल परंपराओं के अनुसार इसमें 49 पांड्य राजा 49 संस्थान एवं 449 कवि थे। संगम की पुस्तकें वड़ी वेरिसय पतिदुपतु परिपादल आदि इस संगम में जैन बौद्ध हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। तृतीय संगम में देखेंगे तो जैन बौद्ध और हिंदू तीनों संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है संगमकालीन लेखक एवं पुस्तकें। पॉइंट है इलांगो अर्डिगल शिल्पाधिकारम नुपुर की कथनी। इसमें 30 सर्ग है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन उसकी पत्नी कड़ंगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। अगला पॉइंट है सिथलाई सतनार बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी मणि माधवी एवं कोवलन की पुत्री थी। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखलई की प्रेम कहानी है। देखेंगे इसमें 1400 साल पूर्व लिखित, यह 1400 साल पूर्व लिखित है। अगला पॉइंट है तिरुतक देवर जैन भिक्षु जीवक चिंतामणि जीवक ने 8 विवाह किए और अंत में साधु बन गया। इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है तिरुवल्लुर कुराल लघु वेद धार्मिक कविताओं का संकलन एवं तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र राजनीति आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। नेक्स्ट है तिरुवल्लुर तिरुकुरल। नेक्स्ट है रुद्र सरमन अनानुरु। ठीक है, अब हम लोग पिंक बॉक्स को देखेंगे। थोड़ा सा इसका वर्ड कलिष्ट है जो मुझे परेशानी हो रही है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलिए, संगम साहित्य के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, आकम और पूरम। आकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। अगला पॉइंट देखेंगे, संगम साहित्य भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं बताता है। अगला है रामायण या रामावतारम भाषा तमिल। जो भाषा तमिल रामायण का लेखक कंबन है, इसके लेखक कंबन है। संगम काल में तमिल में महाभारत की रचना
बार्थम पांडिये पेरू देवनार ने की थी। अगला पॉइंट है संगम काल की प्रमुख फसलें गन्ना, धान या चावल। मुख्य खाद्यान्न ये थे आपके एवं रागी। गन्ना, धान और रागी संगम काल की प्रमुख फसलें थी। मुख्यतः खाद्यान्न फसलों में ये आएंगे आपके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। संगम काल में कौन को एवं मन्नत शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। राजधानी में राजसभा होती थी जिसे नलवय कहा जाता था, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता है। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम होता था। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहते थे। अगला पॉइंट है चोरी एवं व्यभिचार के अपराध हेतु मृत्यु दंड एवं झूठी गवाही देने पर जीभ काट दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है तमिल क्षेत्र के सिद्धांत सित्तर एकेश्वरवादी, मूर्ति पूजा विरोधी, तमिल क्षेत्र के लिंगायन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते एवं जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। अगला पॉइंट है भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन का 1/6 भाग था। नेक्स्ट पॉइंट है वट विरुतल प्रथा। पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। पिंक बॉक्स देखेंगे। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल एवं पांड्य का उल्लेख है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल एवं पांड्य का उल्लेख है। दक्षिण पश्चिम में देखेंगे चेर, उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिणी पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। आगे देखेंगे हम लोग चेर राजवंश। प्रतीक धनुष, इनके प्रतीक धनुष। राजधानी वांजी या करूर थी। चेर शासकों ने बड़ी पाठशाला का निर्माण एवं महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोज करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। नेदुन जरेल ने मरनदय को अपनी राजधानी बनाया और उनके यवन व्यापारियों को कैद किया एवं बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में ली। नेक्स्ट पॉइंट है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर वंश ने स्थापित किया। अगला पॉइंट है सेन गुटवन उपाधि अधिराज। सेन गुटवन को लाल चेर कहा जाता है। कल्लीवलावन, सेमीवदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। ये देखेंगे तो पेन्नार और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। अगला पॉइंट है नौरा तोंडी मुसिरी पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे। हम यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों के देखें नौरा, तोंडी, मुसिरी पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे एवं कोड़कई, पुम्पुहाड़ एवं मुचिड़ी प्रमुख बंदरगाह या पतन नगर थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट को पांड्य वंश मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया है। पांड्य वंश का मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था। वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी मदुरै तथा प्रतीक चिन्ह इनके कार्प थे, यानी मछली था, है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं या संगम मदुरै में आयोजित होती थी। अगला पॉइंट है पांड्यों का उल्लेख रामायण एवं महाभारत काल में भी मिलता है। अगला पॉइंट है वेंगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। पांड्य राजा ने रोम में एक दूत
26 ईसा पूर्व भेजा। पांड्यों, चोलों, चेरों एवं कालभ्रमों को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। विक्रमादित्य ने पराजित किया। अगला पॉइंट है, वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों से प्राप्त होती है। वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों से प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखेंगे संगमकालीन शब्दावली। संगमकालीन शब्दावली। पेरुनल, राजा का जन्मदिन। मलवर, डाकू। मनोरम, राजा का न्यायालय। एनाडी, सेनानायक। कराई, भूमिकर। नलवय, राजा की सभा। तत्क्षण, बढ़ई। पंचतीढ़, सहज प्रेम। कोल्लम, लोहार। कलऊ, गंधर्व विवाह। अरार, गुप्तचर। पोंडियाल, सार्वजनिक स्थल। कैंकिड़य, एक पक्षीय प्रेम। उल्गू, सीमा शुल्क। उल्गू, सीमा शुल्क। नेक्स्ट देखेंगे, चोल राजवंश संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ठीक है, आगे देखेंगे, चोल वंश की विद्यालय ने 850 से 887 ईस्वी। देखेंगे आगे हम, चोल वंश की विद्यालय की एवं तंजौर पर अधिकार कर राजधानी बनाया। चोल वंश की, है ना, एवं नरकेसरी की उपाधि धारण की। एवं देखेंगे तो हम ये नरकेसरी की उपाधि धारण की। तंजौर का वास्तुकार कुंजर मलन राजराजा पेरुथच्यन था। कुंजर मलन राजराजा पेरुथच्यन था। अगला पॉइंट है, विद्यालय ने तंजावुर शहर में निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। यह पल्लवों का सामंत था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। विजय के बाद आदित्य प्रथम ने कोंदड़राम की उपाधि धारण की। कोंदड़राम की उपाधि धारण की। अगला है, चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल राज्य कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग, पेन्नार एवं कावेरी नदी के मध्य में विस्तृत था। राजधानी इनकी उरैयूर। संगम काल में कपास के व्यापार का केंद्र उरैयूर, है ना, संगम काल में कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। राजधानी उरैयूर एवं तंजावुर रही। अगला है, कारिकाल चोल सबसे महान शासक था। कारिकाल चोल सबसे महान शासक था। इसका अर्थ जले हुए पैरों वाला। इसने चोलों की तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पट्टनम पुहाड़ की स्थापना की एवं कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। कारिकल को पेरुनानुपादे ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया। ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसने देखेंगे अब तो ये ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, संगम साहित्य में दो चोल नरेशों। देखेंगे संगम साहित्य में दो चोल नरेशों को थे, कारिकाल कोचिन गणान का हमें उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम 1907 से 1953 ईस्वी के समय हुई। आगे देखेंगे 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया एवं तोककोलम युद्ध में चोल हारे एवं साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट राज्य में लिया। आगे देखेंगे राज इनका शासन था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। राज के राज्यारोहण के समय से चोलों की महानता का युग शुरू हुआ। राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की। श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराकर उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। इसने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया। इन्हें चोल नारायण कहा गया। नेक्स्ट है,
चोल राज्य की स्थापत्य कला में राज प्रथम का योगदान नवीन है। इसने तंजौर एवं गंगईकोंडा चोलापुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजौर में बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उसने मोमांडी चोल देव और जय गोंड चोल मार्तंड फिर देखेंगे गंगा विजेता की उपाधि ग्रहण की। इसने मोमांडी चोल देव, जय गोंड, चोलमा तांड गंगा विजेता की उपाधियां ग्रहण की। इसने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। इनके मृत्यु के बाद योग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। अगला पॉइंट देखेंगे राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 यह पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। चोल शासक का यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर अधिकार किया। उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगकोड चोल की उपाधि धारण की। गंगकोड चोलपुरम नई राजधानी बनाई। राजधानी के पास में सिंचाई के लिए चोल गंगम तालाब बनाया। इसने राजधानी के पास सिंचाई के लिए चोल गंगम तालाब बनाया। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण करने हेतु नौसेना का गठन किया। इसने मलाया, सुमात्रा एवं जावा प्राचीन नाम भवद्वीप पर अधिकार किया। उनके समय बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। बंगाल की खाड़ी क्या कहलाती थी? चोलों की झील। अगला पॉइंट है राजेंद्र द्वितीय। इनका शासन है 1052 से 1064 ईस्वी, है ना। राजधानी का अनुज था। कोपम के युद्ध में राजा धीराज मारा गया एवं उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र अपना राज्याभिषेक कराया। राजेंद्र द्वितीय ने 1662 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया एवं विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। नेक्स्ट है कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी एवं सिंहल राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया। इनके समय 72 व्यापारियों का चोल दूत मंडल चीन भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार एवं तिरुपति मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किया। अगला देखेंगे कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल शासकों ने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। चोल नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट देखेंगे समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो दो श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी पेरुनमदम तथा निम्नस्थ श्रेणी सिरुदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों मंत्रियों को उडन कुट्टम कहा जाता था जो सदैव राज्य के पास रहने वाला अधिकारी होता था। अगला पॉइंट देखेंगे विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां राज्य, मंडल, वालनाडु, नाडु, कुर्रम या कोट्टयम देखने को मिलते हैं। बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे और तन्यूर या तंकुड़म कहलाते थे। अगला पॉइंट है नाडु की स्थानीय सभा को
नट्टार एवं व्यापारिक संघ की सभा को नगर टॉर यानी नगरम कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में वेलाल जाति की धनी किसानों को नाडु के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। इनमें से धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ठीक है, आगे देखेंगे अड़ैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी, है ना, एवं केंद्र में राजकीय पद सौंपे। अगला देखेंगे हम लोग ऊर को। ऊर एक ग्राम सभा थी सर्वसाधारण लोगों की, ठीक है। ऊर एक ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। ऊर का अर्थ पूरम है। इसकी कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है। वरीयम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। महासभा को पेरुंगिरी, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल एवं समिति के सदस्य को वार्य पेरुमक्कल कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल कला के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियर, नानादेशी एवं मणिग्रामम। अगला पॉइंट है चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल ये है ना ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता एवं स्थानीय स्वशासन था। क्या था? स्थानीय स्वशासन था और ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे उत्तर में ग्राम से प्राप्त शिलालेखों में चोल ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। राज्य की आय का स्रोत भूमि कर था जिसे ग्राम सभाएं वसूलती, है ना। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में लिया जाता। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक वेतनभोगी कर्मचारी जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता करते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। अगला पॉइंट है चोल सेना के 3 अंग पदाति, गजरोही, अश्वरोही थे। चोल काल में सोने के सिक्कों को कासू कहा गया। चोल काल में सोने के सिक्कों को कासू कहा गया। कंबन, ओटट ककूटन एवं देखेंगे पुंगलेदी को तमिल साहित्य का तथा पंप पोनन एवं रण कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। कन्नड़ साहित्य के ये त्रिरत्न आप देख सकते हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल कला का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। नेक्स्ट है चोलों ने पांड्य एवं चेरों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोल सम्राट पारंतक प्रथम के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष के उत्मेरु अभिलेखों में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का चित्रण उपलब्ध होता है। पारंतक प्रथम ने संत कवि अपार से बेंदर एवं सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित करवाएं। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। चोल शासकों ने विष्णु एवं शिव मंदिरों के लिए भूमि अनुदान की थी। चोल शासकों ने विष्णु एवं शिव मंदिरों के लिए भूमि को अनुदान में दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उरैयूर, तंजौर, गांगेकोंड, चोलापुरम एवं कांची, ध्यान रखेंगे। चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की चतुर्भुजाकार मूर्ति है। यह चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है और यह कांसे की बनी हुई थी। अगला पॉइंट है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है नटराज प्रतिमा नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव की प्रतिनिधित्व करती है। नटराज प्रतिमा
देखेंगे फिर से, नटराज प्रतिमा नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में पुरुष का कुंडल एवं बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक मैं देखी हूँ इंटरव्यू में भी बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नटराज प्रतिमा के बारे में आप मुझे एक्सप्लेन करें, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है और शिव को समर्पित है, और शिव को समर्पित है। अगला पॉइंट है, पर्सी ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। नेक्स्ट, चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान वेसर श्रेणी में नागर एवं द्रविड़ का मिश्रित रूप है। ध्यान रखेंगे, चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है, और विमान है आपकी, ठीक है, और वेसर श्रेणी में नागर एवं द्रविड़ का मिश्रित रूप है। ठीक है, देखेंगे चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम आकर्षक द्वार, ठीक है, गोपुरम आकर्षक द्वार, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहत सदन आदि हैं। अगला पॉइंट है, राजस्व से संबंधित शब्दावली। राजस्व से संबंधित शब्दावली, कड में या कदमई या पांडु राजा को अदा किया जाने वाला भूमि कर। मायावेली भूमि को दो प्रसिद्ध माप, भूमि की 2 प्रसिद्ध माप हुआ करती थी, मायावेली। अगला देखेंगे, उल्गू या संगम। उल्गू या संगम, चुंगी एवं सीमा शुल्क, इखय वेटी, अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर। वरियम, उपज पर लिया जाने वाला कर। इराई, भू राजस्व या लगान, उपज का 1/6 भाग। इराबू, जबरन लिया जाने वाला उपहार। कलम, अनाज के तौल की इकाई। टोटट वरियम, उधान प्रशासन होता था। टोटट वरियन एक उधान प्रशासन होता था। वेल्लार, बड़े जमींदार। कैडेसियर, भूमिहीन मजदूर। कैडेसियर एक भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे। चलिए आगे देखेंगे पिंक बॉक्स को, कर अदा करने वाले क्षेत्र की इकाई। वरीय मावीरी थी, जिसकी अर्थ कर था, जिसका अर्थ कर था। आगे हम लोग देखेंगे, चोल शिलालेख में वर्णित भूमियां। पली चंदम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। ब्राह्मणों को दान उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, स्कूलों के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, है ना। अगला है वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि। तिरुनामट्टकानी, मंदिरों को भेंट की गई जमीन। अगला है एरीपति, वह भूमि जहाँ से मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता। संगम कालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे एवं चतुरंगिणी, अश्व, गज, रथ एवं पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनआरडी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगला पॉइंट देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। पिंक बॉक्स देखेंगे, संगम कालीन समाज, अडनर ब्राह्मण वर्ग, अरसर शासक वर्ग, और थर्ड वेगिनर व्यापारी वर्ग, चौथा वेलाल कृषक वर्ग हुआ करते थे। आगे हम लोग देखेंगे, तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी सूड़ा पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। अगला पॉइंट है अरिकमेडु, वर्तमान पुदुचेरी,
व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडाके कहा जाता था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडाके कहा गया है। अगला पॉइंट है, अरिकामेडु से रोमन बस्तियां भारत एवं रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। मणिग्रामम वालंजियर दक्षिण भारत में व्यापारिक संगठन थे। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। देखेंगे, पेरिपल्स ऑफ द एथ्रियन सी यूनान पुस्तक में मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एथ्रियन सी यूनान पुस्तक में मिलता है। अगला पॉइंट है, दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती जिन्हें पाड़र या विडेलियर कहा जाता है। पाड़र या विडेलियर कहा जाता था। नेक्स्ट है, संगम काल में कृषक को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलरी कहा जाता था। कृषक को क्या कहता है, वेल्लार, तथा उनके प्रमुखों को वेलरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कैडेसियर करते थे। कौन करते थे? कैडेसियर। अगला पॉइंट है, एनियर शिकारियों की जाति थी। एनियर शिकारियों की जाति थी। मुड़कन यकी यमन लोगों के निवास स्थान को कहते हैं। मुड़कन यकी यमन लोगों के निवास स्थान को कहते हैं। नेक्स्ट है, संगल काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। इनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में गोट्टीप्रोलु पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापारिक केंद्र थे। आंध्र प्रदेश में गोट्टीप्रोलु पुरातात्विक स्थल जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापारिक केंद्र थे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे पिंक बॉक्स में, सर्वप्रथम मॉनसून की खोज हिप्पोलस ने की थी। हिप्पोलस ने मॉनसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। सीधे समुद्र से पार करने की विधि को खोजी थी। अगला पॉइंट है, राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। देखेंगे, मंत्री, अमियचार, पुरोहितड़, सेनानायक, सेनापतियार, दूत या राजदूत, दूतार, गुप्तचर, ओडार। देखेंगे अब हम लोग कल्याणी के चालुक्य देखेंगे हम लोग कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय, इनका शासन 973 से 997 ईस्वी था। इसने अश्मत और भूनय कमल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक ये हैं, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना एवं राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थापित की। इसने राजधानी को मान्यखेत से कल्याणी स्थापित की। विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण यानी ये राजकवि थे एवं मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्य में अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक तैलंग तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। अगला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व चालुक्य दरबारी मंत्री बसावन, इसको देखेंगे, इसका टाइम पीरियड 1106 से 68, है ना, ब्राह्मण ने किया। जैन धर्म को मानते थे। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तगड़ कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तगड़ कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है,
वातापी के चालुक्य वंश दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की ईसा से छठी 8वीं शताब्दी के मध्य तक जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी केरल में, ठीक है, होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा है। इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पहली राजधानी ऐहोल थी जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ध्यान रखेंगे। अगला है महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसी तथा रणराग के नाम मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अगला पॉइंट है कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी। कीर्तिवर्मन प्रथम ने बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य तथा वलरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। वातापी का निर्माण कर्ता कार्तिक वर्मन को माना जाता है। अगला पॉइंट है महाकूट लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहु सुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा है। अगला पॉइंट है मंगलेश वैष्णव धर्मानुयायी था, उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामा के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा कराया जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर 609 से 10 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसने 618 ईस्वी में हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया तथा हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने हर्ष को पराजित कर फिर उसके बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला देखेंगे ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। भाषा इसकी संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की। इसमें कालिदास के नाम का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासन काल से शुरू होता है। पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। नेक्स्ट पॉइंट है 642 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची में पराजित किया एवं राजधानी बादामी पर अधिकार किया। युद्ध में उसे श्रीलंका नरेश मानवर्मन से सहायता मिली थी। युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलुतर पथनाथ की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करके कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची कोंड की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोक्य महादेवी ने करवाया था। कौन करवाया था? त्रिलोक्य महादेवी ने। पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने इसे परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अगला पॉइंट है वेंगी आंध्र। वेंगी के पूर्वी चालुक्य वेंगी को देखेंगे, है ना। पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इनका टाइम पीरियड देखेंगे 615 से 633, है ना, विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। इनकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। अब देखेंगे राष्ट्रकूट पल्लव एवं पांड्यों को विजयादित्य ने पराजित किया था। पराजित किया। चालुक्य अभिलेख में शक संवत की तिथि 556 है। तुल्य वर्ष 634 है। चीनी यात्री मा त्वा-लिन ने चालुक्य के समय का भारत एवं चीन के संबंध का विवरण दिया है। अगला पॉइंट है चालुक्य राजा कुमार पाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था। कहाँ भेजा था? काशी भेजा था। पिंक बॉक्स को देखेंगे
मोटुपल्ली काकतीय राजा का महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। मोटुपल्ली काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल एवं प्रतिहारों के समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास लटलूड़, आधुनिक लाटूर जिला विदर था। बाद में एलिचपुर में राज्य स्थापित हुआ। बाद में देखेंगे तो एलिचपुर में, पहले लटलूड़ था, आधुनिक लाटूर जिला विदर। ठीक है, ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की एवं राजधानी मान्य खेत या माल खेत बनाई एवं हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ किया। अगला पॉइंट है दंतीवर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। कृष्ण प्रथम विजेता एवं निर्माता था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करवाने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुवधार वर्ष 780 ईस्वी पूर्व में शासक बना। अगला पॉइंट है ध्रुव प्रथम उत्तरी भारत पर आधिपत्य के लिए त्रिशतात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अगला पॉइंट है संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कोसल, कलिंग, वंग, डाहल तथा प्राक को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष 1814 से 1876 ईस्वी जन्म सैनिक छावनी में कड़क के संरक्षण में शासक हुआ। अगला पॉइंट है अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। जैन मतानुयायी विधा और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राजसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। आदि पुराण के लेखक जिनसेन एवं गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं कवि स्वयंभू का आश्रम दिया। इस प्रकार जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अगला पॉइंट है अमोघ वर्ष में तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इसने अमोघ वर्ष में तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहार या वल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, है ना। अगला पॉइंट देखेंगे कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर एवं गंडमार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए। उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पोन निवास करता था, जिसकी रचना शांति पुराण है। देखेंगे 1974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य राज्य की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ। अगला पॉइंट राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने एवं इस्लाम के प्रचार को स्वीकृति दी। देखेंगे कोल्थू नाडु, वल्लुनाडु एवं थेकुमकुड़ प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य थे। अगला पॉइंट है यादव वंश देवगिरी। इसकी स्थापना
भीलम पंचम ने की। भीलम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। इसने राजधानी देवगिरी बनवाई एवं 1887 से 91 ईस्वी तक राज किया। अगला पॉइंट है, यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंग देव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने विजित किया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, है ना। कौन था? रामचंद्र था। अगला पॉइंट है, द्वार समुद्र के होयसल वंश। होयसल का मूल क्षेत्र मैसूर में गांगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था। अगला पॉइंट है, होयसल यादव वंश से संबंधित थे। वे स्वयं को चंद्रवंशी मानते थे। वेल्लूर में चेनाकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। वह 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के कड़द के रूप में शासन करता रहा। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड है। ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, होयसल स्मारक हेलेबीड एवं बेलूर में पाया जाता है। हेलेबीड एवं बेलूर में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, कदम राजवंश। ध्यान देंगे। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम शासकों की राजधानी बनवासी थी। इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इनकी दूसरी राजधानी हम देखेंगे तो वालासिका थी। कादम्बनी वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लालगुड़ स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। अगला पॉइंट है, वारंगल के काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। बीटा प्रथम ने नालगोंड हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी अमकोंड को बनाया। अगला पॉइंट है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था, जिसने राजधानी वारंगल की स्थापना की थी। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था, जिसने राजधानी वारंगल स्थापित की। ओरुगाललू आधुनिक वारंगल। ओरुगाललू नामक शहर रुद्रदेव ने बसाया था। वर्तमान समय का वारंगल। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, इसका सेशन देखेंगे 1295 से 1323 ईस्वी था। आगे देखेंगे। बस अब थोड़ा सा ही है, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन अब ये एनिसेंट हिस्ट्री ख़त्म ही होने वाला है। लास्ट में 1-2 टॉपिक और हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक ही वीडियो में इसको कवर कर दी हूँ। चलिए देखेंगे। रुद्राम देवी गणपति देवी की पुत्री थी, है ना। ये गणपति देवी की पुत्री थी। यह गणपति देव के बाद काकतीय राज्य की शासिका बनी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों पर अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। काकतीय राज्य में पाशुपत तथा कालामुख धर्म प्रचलित था। पिंक बॉक्स देखेंगे। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे उपकरण यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। लोहे उपकरण एवं यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है, गंग वंश। अब हम लोग देखेंगे गंग वंश को। गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा लगभग 400 ईस्वी था। गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिणी गंगवाड़ी क्षेत्र में था। अगला पॉइंट है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर में थी, जो बाद में तलाड़ हो गई। अगला पॉइंट है, गंग शासक श्री पुरुष 728 से 788 ईस्वी तक शासन किया इसने, है ना। ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई थी। अगला पॉइंट है, माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका ली थी। मैसूर के गंग शासक चामुंडराय ने
श्रावण बेलगोला वर्तमान कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली का मूर्ति का निर्माण श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चामुंडराय ने करवाया था, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है अब चेदी वंश। चेदी वंश के शासक खारवेल जैन धर्म का संरक्षण था, ये जैन धर्म का संरक्षक था। राजा खारवेल के इतिहास का स्रोत हाथी गुफा लेख से हमें प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है भिलसा मध्य प्रदेश का, द्वार समुद्र कर्नाटक का, भिलसा मध्य प्रदेश का, द्वार समुद्र कर्नाटक का, गिरनार गुजरात का एवं थानेश्वर हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है पूर्व मध्यकालीन नगर कोयल अलीगढ़ को महोत्सव नगर, महोबा को महोदय श्री कनौज तथा जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता है, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रमुख कालखंड एवं उसकी विशेषताएं। प्रमुख कालखंड एवं उसकी विशेषताएं देखेंगे। पाषाण काल, ग्रामीण संस्कृति, अग्नि की खोज, तीसरा है कृषि की शुरुआत, चौथा है पहिए की खोज, पांचवा है अस्थायी जीवन की खोज। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, दूसरा विकसित नगर निर्माण योजना। देखेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वर्णाश्रम व्यवस्था की शुरुआत, दूसरा नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान, तीसरा वैदिक साहित्य का सृजन, महाजनपद युग। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद युग, द्वितीय नगरीकरण युग, लोहे का उपयोग, तीसरा है सिक्कों का विकास, चौथा है बौद्ध एवं जैन आदि दार्शनिक विचारधाराओं का विकास। अब हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य को भारत का प्रथम साम्राज्य, दूसरा पाटलिपुत्र का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अस्तित्व है ना। अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य, भारत का प्रथम एवं अंतिम विस्तृत साम्राज्य, दूसरा केंद्रीकृत साम्राज्य, थर्ड सम्राट अशोक का कल्याणकारी शासक के रूप में आविर्भाव। वहीं देखेंगे गुप्त साम्राज्य को, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में आविर्भाव है ना। चलिए अब हम लोग का ये लेक्चर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय, और एक और इसके अलावा एक और होगा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें, जिसको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।